बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 फरवरी 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने लालू फैमिली पर जोरदार हमला बोला है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में अब कौरवों का राज नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग सत्ता में आते ही केवल परिवारवाद करने लग जाते हैं। यह डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि मुफ्त की आदत लगाने वाले अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया है। जब उनके चेले तेजस्वी भी माई बहन मान योजना चलाने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तब न इस योजना को लागू करेंगे। देश के लोग केवल पीएम मोदी के गारंटी पर ही भरोसा करते हैं। यह कहना है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का, जो कि बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री भी हैं। दोस्तों बिहार में शिक्षा विभाग ने छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक सख्त और अहम आदेश जारी किया है, जिससे बिहार के सभी स्कूलों में जंक फूड की बिक्री और सेवन पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। ये कदम बच्चों के स्वास्थ्य विकास को सुनिश्चित करने और फिर उनके आहार की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह शिक्षा विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब स्कूलों में छात्र जंक फूड लेकर के नहीं आएंगे और स्कूल के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री भी नहीं हो सकेगी। इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य बच्चों को अस्वस्थ आहार से बचाना है, जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जंक फूड जो कि अक्सर उच्च कैलोरी, चीनी और फिर अस्वास्थ्यकर वसा से भरपूर होता है, बच्चों की सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, जैसे मोटापा, डायबिटीज और अन्य संबंधित बीमारियां। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल प्रगति यात्रा के दौरान बक्सर पहुंचे थे। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के विकास से संबंधित 12 बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें बक्सर कोयलेबर तटबंध पर सड़क का निर्माण और फिर काव नदी पर मलई बराज योजना को पूरा करने की घोषणा है। जब बक्सर के साथ ही पड़ोस के भोजपुर और फिर रोहतास जिले के लिए भी लाभकारी साबित होंगे। जब सीएम नीतीश कुमार ने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना, IIT मैदान में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण और बक्सर शहर में प्रेक्षागृह के निर्माण की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने जिला मुख्यालय की 2 प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण कराए जाने की भी घोषणा की है। दोस्तों अब बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों का मिड डे मील उतना ही बनाना होगा जितने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति होगी। अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अगर उपस्थित बच्चों की संख्या से अधिक मध्याह्न भोजन बनता है तो विद्यालय के प्रधान अध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर प्रत्येक स्कूल में बन रहे मध्याह्न भोजन की जाँच शुरू कर दी गई है। जारी निर्देश में कहा गया है कि स्कूलों द्वारा प्रतिदिन मिड डे मील को लेकर के रिपोर्ट की जाती है। इस रिपोर्ट पर अब नई नियमावली के अनुसार स्कूल के सभी शिक्षकों को हस्ताक्षर करना है। यदि शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो फिर उनके स्कूल से अनुपस्थित माना जाएगा। रिपोर्ट में कितने बच्चे उपस्थित हुए हैं, कितने बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बना और फिर कितने बच्चों को इन्हें भोजन किया है, या भोजन में खाने के लिए क्या दिया गया और भोजन देने का समय क्या था, आदि निर्देश शामिल किया गया है। दोस्तों कुशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी पटना IIT दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए राजधानी पटना पहुंचे थे। जब पटना पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास हो रहा है और आगे भी हम उसी के रास्ते पर चलेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब से देखा है या फिर उनके साथ रहे हैं, वह उनका साथ छोड़ नहीं सकते हैं। यह कौशल विकास और फिर केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली चुनाव परिणाम से जुड़े हुए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक माहौल है, निर्णय हो गया है, नीतीश कुमार का नेतृत्व बिहार को मिल रहा है। उनके मुख्यमंत्री रहते बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है, उसी रास्ते पर हम चलेंगे। जब पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब से बिहार की कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में है, जब बिहार तेजी से तरक्की कर रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने भी बिहार के प्रगति के लिए खजाना खोल दिया है और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिजली की गति से काम किया जा रहा है। चाहे बिहार में एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो या फिर एयरपोर्ट, बिहार सरकार और फिर केंद्र सरकार तेज गति से काम कर रही है।
दोस्तों, बिहार में शराबबंदी कानून के लागू हुए लगभग 9 साल हो गए हैं। इस दौरान इसको लेकर के बनाए गए कानून में भी कई तरीके के संशोधन किए गए और अवैध शराब कारोबारी पर नकेल कसने के लिए एक अलग पुलिस टीम भी तैनात की गई। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, वे आज बिहार के हर एक लोग जानते हैं कि आखिर इस सच्चाई क्या है। ऐसे में इसको लेकर के बिहार के डीजीपी ने एक नया निर्देश जारी किया है। अब उनके निर्देश पर अवैध कारोबारियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। यह खबर यह है कि इस लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम शामिल किया गया है उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यह जानकारी के मुताबिक राज्य में यानी कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके अवैध कारोबार लगातार जारी है। जैसे ये देखने को मिल रहा है कि कई पुराने अपराधी भी अब इस धंधे में लगे हुए हैं और फिर जम करके अवैध कमाई कर रहे हैं। ये बातें खुद विभिन्न जिलों के एसएसपी द्वारा पटना पुलिस मुख्यालय को भेजी गई एक लिस्ट में शामिल की गई है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 फरवरी को दिल्ली जाने वाले हैं, यानी कि आज। उनकी आज के इस दौरे के कारण बिहार में सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में केंद्रीय बजट में बिहार को विशेष प्राथमिकता देने के लिए नीतीश कुमार मोदी का धन्यवाद कर सकते हैं। इसके अलावा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर भी बातचीत होने की संभावना जताई जा रही है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तो वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर के बिहार के लिए किए गए प्रावधानों के लिए आभार व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं और फिर इस दौरे के जरिए नीतीश कुमार अपने राजनीतिक रणनीतियों को सुदृढ़ करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दौरे के दौरान एक वैवाहिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। जब पिछली बार जब वे दिल्ली गए थे तो फिर यह यात्रा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण थी, जहां उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की थी। उस दौरान उनकी प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी आला कमान से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन इस बार उनके दौरे को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, वक्फ कानून को लेकर के बयानबाजी तेज है। सांसद इमरान मसूद ने वक्फ कानून को लेकर के मोदी सरकार पर जम करके हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार मुसलमानों को टारगेट करके वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर रही है। हिंदुओं को यह देखा जा रहा है कि मुसलमानों का इलाज कर दिया है। ये लोग एजेंडा चला रहे हैं। यह कांग्रेस सांसद ने वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए मामलों पर कहा कि संविधान ने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, लेकिन उस पर सीधा हमला हो रहा है। धारा 14, 15 और 29 के तहत हमें धार्मिक कुर्तियों और संस्थानों के प्रबंधन की पूरी आजादी मिली हुई है, लेकिन सरकार वक्फ संपत्तियों को निशाना बना रही है। वक्फ बोर्ड कोई साधारण संस्था नहीं है, बल्कि हमारे लिए हमारा धार्मिक कर्तव्य है। इमरान मसूद ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने या फिर कब्जाधारियों को संरक्षण देने की कोशिश में लगी है। आप वक्फ बोर्ड को बर्बाद करने पर तुले हैं, उनकी सारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं, जहां कब्जाधारियों के साथ खड़े होकर के गलत कर रहे हैं। सरकार जिस तरह से नफरत की राजनीति कर रही है, उससे समाज में विभाजन पैदा हो रहा है। इमरान मसूद ने आगे कहा कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान है, ये उनका भी देश, उन्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये लोग यहीं पर रहेंगे, मोहब्बत और शांति से रहेंगे। लड़ाई झगड़े से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। मुल्क की तरक्की केवल एकजुटता से ही संभव है। नफरत की राजनीति भारत के लिए खतरनाक। सरकार से गुजारिश करता हूं कि संविधान की मूल भावनाओं को बनाए रखें। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर यानी कि टीएमसी ने सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार जानदार अवसर प्रस्तुत किया है। जहां टाटा मेमोरियल सेंटर यानी कि टीएमसी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में विभिन्न पदों के लिए भर्ती का ऐलान किया है। इन पदों पर में साइंटिफिक असिस्टेंट, नेटवर्किंग, किचन सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग, उसके बाद फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन, पंप ऑपरेटर, फायरमैन और कई अन्य पद शामिल है। यदि आप इन पदों के लिए योग्य हैं और फिर एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान में नौकरी करने की तलाश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है, मौका है। इच्छुक उम्मीदवार टाटा मेमोरियल सेंटर की आधिकारिक वेबसाइट tmc.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। जब टाटा मेमोरियल सेंटर ने विभिन्न पदों के लिए कुल 33 वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, बिहार के भागलपुर में 50 छात्र पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। यह छात्रों के चेहरे पीले पड़े हुए हैं। उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया है कि डॉक्टरों को उनकी जांच करनी पड़ रही है। लेकिन चांसलर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। यह सभी छात्र वीसी सर से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि ये हमारी गलती है, प्रोफेसर की नहीं। कृपया देव सर को वापस लाइए। छात्रों का कहना है कि दिव्यानंद के लौटने तक हिंदी विभाग बंद रहे। छात्रों की भूख हड़ताल का आज करीब 6वां दिन चल रहा है। कल तक 5वां दिन था।
फिर भी कुलपति की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। छात्रों ने कहा है कि वे अपनी भूख हड़ताल तभी समाप्त करेंगे जब सर का हस्तांतरण निरस्त करके उन्हें वापस लाया जाएगा, अन्यथा यहाँ से केवल शव ही ले जाया जाएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर 25 छात्र और 22 छात्राएं भूख हड़ताल पर हैं। छात्र 10 फरवरी से विभिन्न विभाग में भूख हड़ताल पर हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। दरअसल बात यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मनाने का हर प्रयास अब तक विफल रहा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों को भी छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मामला यह है कि छात्रों ने तलवार से केक काट करके हिंदी विभाग के शिक्षक दिव्यानंद का जन्मदिन मनाया। तलवार से केक काटे जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद कुलपति ने जांच कमेटी बना करके जांच आदेश दिए। समिति की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक दिव्यानंद का तबादला कर दिया गया, जिसके विरोध में अब छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए आज 5-6 दिन से। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर के जरिए राजद ने विकास पर जदयू को घेरा है। जब बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं पर एक दूसरे को घेरने का भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। इस बीच पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सामने लगाए गए एक पोस्टर को लेकर खूब चर्चा हो रही। पोस्टर के जरिए 17 महीने की महागठबंधन की सरकार की तुलना 20 साल की एनडीए सरकार से किए गए हैं। खास बात यही कि दोनों गठबंधन की सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार ही कर रहे थे। दरअसल ये पोस्टर ऋषि नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया है। पोस्टर में विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को एक घोड़े पर सवारी करते हुए दिखाया गया है और उनके हाथ में राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन भी है। दूसरी तरफ पोस्टर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक घोंगा पर बैठे हुए दिखाया गया है और उनकी पीठ में कुर्सी बंधी हुई है। पोस्टर के जरिए यह भी दिखाया गया है कि 17 महीने वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार 2025 में फिर से आ रही है। वहीं नीचे एक जगह लिखा है कि तेजस्वी विकास 2025 में फुल स्पीड से होगा। इसके अलावा नीतीश कुमार की स्पीड को कम दर्शाते हुए कहा गया है कि 20 साल में बिहार की स्पीड। इस पोस्टर में नीतीश कुमार की पीठ को कुर्सी से बंधे हुए होने के जरिए ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि उन्हें सिर्फ कुर्सी से प्रेम है, कुर्सी से प्यार है। दोस्तों, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। बिहार के भागलपुर आ रहे हैं। भागलपुर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी 3 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना का वितरण करेंगे। इस दौरान किसान सभा का आयोजन हवाई अड्डा मैदान में होना है। करीब 5 लाख लोगों के जुटने का दावा भाजपा की ओर से किया जा रहा है। 13 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों और फिर कार्यकर्ताओं को इसे लेकर के जिम्मेदारी सौंपी गई है। एनडीए के कई मंत्री और फिर दिग्गज नेताओं को टास्क सौंपा गया है। वहीं पर शनिवार को भागलपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि पीएम इस कार्यक्रम के लिए भागलपुर को ही कार्यक्रम स्थल के रूप में क्यों चुना गया है। जब पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने शनिवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भागलपुर पहुंचे। भागलपुर के अतिथि गृह में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वहीं पर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा है कि आखिर पीएम मोदी भागलपुर ही क्यों आ रहे हैं, यहाँ पर कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है, तो इसका जवाब सम्राट चौधरी ने दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये पूरा इलाका किसानी पर ही निर्भर है। पीएम इससे पहले दरभंगा जा चुके थे, वो पूरा इलाका छूटा हुआ था, इसलिए यहाँ कार्यक्रम कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का इसके बाद भी कार्यक्रम होना बाकी है। इसके बाद वे भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाएंगे। आपको बता दूं कि भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में होने वाले कार्यक्रम और फिर जनसभा को लेकर के भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भागलपुर में 11 जिलों के 937 पार्टी पदाधिकारी आए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कद्दावर नेता बैठक में शामिल हुए और आगे की रणनीति पर विचार किया गया। जहाँ भाजपा ने दर्जन भर से अधिक केंद्रीय मंत्रियों को भी टास्क सौंपा है। जब भाजपा के कार्यकर्ता 3 लाख किसानों के घर आमंत्रण कार्ड लेकर के अगले 8 दिनों के अंदर पहुंचे। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है। पार्टी ने बिहार और झारखंड के प्रभारियों को बदल दिया है। 5 फरवरी को दिल्ली में हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था, जिस वजह से पार्टी में बदलाव की जरूरत महसूस की गई है। पार्टी ने बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश को हटा करके उनकी जगह कृष्ण अल्लावरू को नई जिम्मेदारी सौंपी है। 2023 में मोहन प्रकाश को बिहार का प्रभारी बनाया था, लेकिन अब कांग्रेस ने चुनावी रणनीति को धार देने के लिए ये अहम फैसला लिया है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद और फिर जसुपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, यानी कि जनसुराज के बीच। एक और जहां पर जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव द्वारा जनता से किए गए वादे को खोखला बताया है, वहीं राजद ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर को बेचैन व्यक्ति और फिर भाजपा की बी टीम बताया है। राजद पर कटाक्ष करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि हम जनता से झूठे वादे नहीं करते और न करेंगे। जहाँ राजद ने माई बहन मान योजना की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत हर महिला को प्रति
प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। जहाँ इस हिसाब से प्रति वर्ष 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, क्योंकि बिहार में 6 करोड़ महिलाएं हैं। जब बिहार का कुल बजट ही 2,40,000 करोड़ का है, तो फिर इतनी राशि आएंगी कहां से। वहीं पर जन स्वराज पार्टी उन पार्टियों की तरह नहीं है जो सब कुछ करने का दावा करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। हम जनता से मात्र वही वादा करेंगे जिन्हें 100% पूरा कर सके। स्थिति और फिर संभावना का पूरा आकलन करने के बाद वादा और फिर जनता को बताएंगे कि उसके हिसाब से किस तरह से पूरा करेंगे। वहीं पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद खान ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक न्याय देने की तेजस्वी यादव की सोच से प्रशांत किशोर इतना बेचैन और घबराए हुए क्यों है। सबको पता है कि भाजपा को जुमलेबाजी में महारत हासिल करवाने वाले प्रशांत किशोर ही है। अपनी PR एजेंसी की चिंता रखने वाले प्रशांत किशोर जान ले कि वे भाजपा की बी टीम है और राजनीति उनके वश की नहीं है। या भाजपा के इशारे पर वे आखिर कब तक तेजस्वी के प्रति ऐसी भाषा का उपयोग करते रहेंगे। जनता अच्छी तरह से जान समझ चुकी है कि आप बिहार में किसके लिए रणनीति कर रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जारी करेंगे, लेकिन 24 फरवरी को किस्त के ऐलान से पहले किसानों को अपने खाते में जो कमियां हैं उनको दूर करने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए किसानों को eKYC कराना जरूरी है। अगर आप किसान हैं और PM किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं तो आपको eKYC कराना बहुत जरूरी है, वरना खाते में पैसे आने में दिक्कत हो सकती है। खाते में किस्त के पैसे आए कि नहीं ये जानने के लिए हम आपको एक वेबसाइट बता रहे हैं और ये वेबसाइट है www.pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट में जाकर के आप अपना स्टेटस देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आएंगे कि नहीं, या फिर आपके खाते में eKYC करने की जरूरत महसूस है कि नहीं। आप इस वेबसाइट में जाकर के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, फरवरी का महीना जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है। ये समय केला और पपीता जैसे उष्णकटिबंधीय फसलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सर्दियों के दौरान 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर इन फसलों की वृद्धि प्रभावित होती है, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। अब जब ठंड समाप्त हो रही है तो फिर ये आवश्यक हो जाता है कि कुछ आवश्यक कृषि कार्य किए जाएं ताकि पौधों की वृद्धि तेज हो, फसल की गुणवत्ता बनी रहे और फिर रोगों से बचाव किया जा सके। दोस्तों, अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन यानी कि अमेरिका से भारतीयों को जो भगाया जा रहा है, अब इसको लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। इसको लेकर के आरजेडी सांसद मनोज झा की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अमेरिका हमारे देश के नागरिकों के साथ व्यवहार कर रही है, डिपोर्टेशन के नाम पर अमानवीय कर रहा है, ये गलत है। हमारे देश के नागरिकों के साथ गरिमा का व्यवहार होना चाहिए। जिस तरह से उनका डिपोर्टेशन के तहत भेजा जा रहा है ये अमानवीय है। पहले भी डिपोर्टेशन होता है रहा, लेकिन इस तरह से अमानवीय का नहीं अपनाई गई थी। वहीं महाकुंभ पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि कुंभ तो पहले भी होता था, जब योगी मोदी नहीं थे तब से कुंभ चला आ रहा है और आगे भी कुंभ होता रहेगा। इसको लेकर के राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। आपको बता दूं कि 5 फरवरी को अमेरिकी मिलिट्री का एक एयरक्राफ्ट 104 भारतीयों को लेकर के अमृतसर में लैंड हुआ था। इन सभी लोगों को अमेरिका में घुसने की अवैध कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। जहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी नागरिकों को भारतीय नागरिकों को भेज दिया गया था। जहां डिपोर्ट किए गए प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या पंजाब के लोगों की, जब पंजाब के 68, हरियाणा के 33, गुजरात के 8, यूपी के 3, महाराष्ट्र के 3, गोवा के 2, राजस्थान के 2 और हिमाचल प्रदेश जम्मू के 1 लोग शामिल थे। अब फिर से 119 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर के 2 विमान 15 और 16 फरवरी को अमृतसर पहुंचेंगे। दोस्तों, बिहार के अंदर जल्द ही 120 शहरों की सूरत बदलती हुई नजर आएगी। इसको लेकर के 32,000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिलने वाली है। जहां पूर्वोदय योजना के जरिए इस राशि से विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे नए निकायों में सड़क, नाली, गली, जलापूर्ति और फिर जल निकासी के इंतजाम, पार्क आदि बनाए जाएंगे। योजना एवं विकास विभाग, नगर विकास विभाग की ओर से इसको लेकर के प्रस्ताव मिल गया है। जानकारी के अनुसार पूर्वोदय योजना को लेकर के योजना एवं विकास विभाग को नगर विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव मिल गया है। इसके बाद अब योजना विकास विभाग अन्य विभागों के प्रस्ताव के साथ इसे केंद्र सरकार को भेजेगा, जहां से मंजूरी मिलने के बाद पूर्वोदय योजना के तहत काम कराए जाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने पूर्वोदय योजना के तहत बिहार सहित 7 राज्यों के विकास की योजना बनाई है। केंद्र बजट में पूर्वोदय योजना के लिए विशेष बजट आवंटित किए गए हैं। इसी के लिए अलग अलग विभागों से विकास योजनाओं के प्रस्तावित किए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग ने 120 शहरी निकायों के विकास के लिए प्रस्ताव बना
करके भेजा है। इस पर कुल 32,264 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना में शामिल निकाय क्षेत्र में हर एक में 2-2 पार्क बनाने और फिर सौंदर्यीकरण के लिए 720 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। सबसे ज्यादा ध्यान जल निकासी और फिर सीवरेज पर दिया जा रहा है। सीवरेज और STP पर 11,168 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहर की आंतरिक सड़कों को दुरुस्त रखने और नई सड़कों के निर्माण पर 7,560 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के तहत शहरों में जलापूर्ति व्यवस्था भी सुधारी जाएगी। इन शहरी निकायों में जलापूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने में 2,076 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर एक निकाय में 2 जलाशयों के निर्माण और फिर सौंदर्यीकरण पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दोस्तों, बिहार में अगले 48 घंटे में मौसम बदलने का मिजाज आ रहा है। आपको बता दूं कि ठंडी हवाओं में कुछ कमी आने की संभावना है बिहार में। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में भी हल्की वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि सुबह और फिर शाम के समय ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा। IMD का पूर्वानुमान है कि 17 फरवरी को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को लेकर के अभी कोई भी स्पष्ट पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है। फिलहाल बिहार में न्यूनतम तापमान 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। जब वहाँ पर औरंगाबाद में सबसे अधिक 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ फरवरी महीने में अब तक 1 भी मिलीमीटर बारिश नहीं हुई है, जो सामान्य के से करीब 100% कम है। आमतौर पर इस अवधि तक 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती रही है। दोस्तों, बिहार में राजनीतिक घुड़दौड़ शुरू हो गई है। जी हाँ, दल और हर गठबंधन में दौरों का दौर चल रहा है। एनडीए में तो फिर दौरों का साझा प्रयास दिख रहा है, लेकिन महागठबंधन में सब अकेले अकेले दौड़ रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिलने के बहाने पूरा बिहार घूम आए हैं। CPI-ML नेता बिहार बदलो अभियान के लिए जिलों में घूम रहे हैं। VIP प्रमुख मुकेश सहनी की निषाद आरक्षण यात्रा लोकसभा चुनाव के समय से ही अनवरत जारी है। जब कांग्रेस ने चुनाव के लिए उपयोगी 2 बड़े आयोजन पखवाड़े भर के अंतराल पर पटना में कर लिए हैं। इन कार्यक्रमों में शिरकत करके राहुल गांधी ने सुस्त पड़ी बिहार कांग्रेस को थोड़ी सी हिम्मत दी है। जहां हालांकि राहुल गांधी ने दोनों मौके पर जिस तरह से बात कही है, उससे महागठबंधन को फायदे के बजाय नुकसान अधिक होने को खतरा है। राहुल गांधी ने महागठबंधन सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि जातीय सर्वेक्षण को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हाल के महीने में एनडीए नेताओं के कम से कम 5 दौरे हुए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली। हालांकि जेडीयू की आपत्ति पर भाजपा ने उनकी यात्रा से पल्ला झाड़ लिया था। जब प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने उसे उनकी निजी यात्रा बता दी। इसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा पुराने कार्यकर्ताओं को जोड़ने निकले। हालांकि बीच में ही उनकी यात्रा विवादों में फंस गई। फिर एनडीए में शामिल पार्टियों के प्रमुख साझा यात्रा जिलों पर गए। अब सभी 38 जिलों में एनडीए की मंत्रियों ने दौरा शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की बतौर सीएम प्रगति यात्रा चल ही रही है। अब तो पीएम नरेंद्र मोदी भी 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं। वहीं पर महागठबंधन की बात करें तो फिर वहां भी यात्राओं का दौर चल रहा है, पर एनडीए जैसे साझा प्रयास वहां नहीं दिखता है। हालांकि अलग अलग उनके प्रयासों का मकसद एक ही है, एनडीए से सत्ता छीनना। तेजस्वी लगातार यात्रा कर रहे हैं। CPI-ML का बदलो बिहार कार्यक्रम चल रहा है। मार्च में पटना में बड़े आयोजन करने के साथ इसकी पूर्णाहुति होनी है। मुकेश सहनी निषाद आरक्षण यात्रा पर है। कांग्रेस से राहुल गांधी ने पखवाड़े भर में 2 दौरे किए हैं। दोस्तों, भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी की महारैली चुनावी बिगुल और फिर कांग्रेस को 20,000 करोड़ की मिली सौगात। जी आपको बता दो कि प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली को चुनावी शंखनाद के रूप में देखा जा रहा है, जहां पर पूरे बिहार से लोगों को बुलाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20,000 करोड़ की राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस मौके पर बिहार के 13 जिलों से किसानों और फिर आम जनता को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के बाद अब बिहार विधानसभा का आयोजन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री बिहार में 3,000 करोड़ की रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिसमें अररिया में 9 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन भी शामिल है। भाजपा ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारी को लेकर की अहम बैठक की है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में 3 लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली ऐतिहासिक होगी। ये न
न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर के आ रही है। जहाँ रेलवे परियोजनाओं को से लेकर के राज्य के विकास को नई गति मिलेगी। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुट गए हैं। जब प्रशासन और फिर सुरक्षा एजेंसियां भी बड़े स्तर पर तैयारियों में लगी है। अब सबकी निगाहें 24 फरवरी पर टिकी है, जब भागलपुर की धरती से पीएम मोदी बिहार को कई बड़ी सौगात देंगे। दोस्तों, बिहार और यूपी के बीच नया 4 लेन नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। बिहार के बेतिया से यूपी के कुशीनगर के बीच ग्रीनफील्ड 4 लेन NH के निर्माण से जुड़े हुए प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने आगे बढ़ा दिया है। इसको लेकर के इसी महीने मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित होने वाली है। जब बिहार और फिर यूपी के बीच बनने वाली इस ग्रीनफील्ड NH का टेंडर अगले महीने यानी कि मार्च में निकल जाएगा, जबकि जून 2025 से इसके निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके निर्माण से संबंधित प्रस्ताव केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त विभाग के व्यय सचिव को भेजा था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक बेतिया और फिर कुशीनगर के बीच 29 किलोमीटर लंबे 727 ए का निर्माण कराया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार साल 2029 के जून महीने तक इसके निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोस्तों, दिल्ली के नतीजों के बाद अब सारी नजरें बिहार पर टिकी है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद दिल्ली में बीजेपी की जीत से हौसले बुलंद है। जी हां, दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन की चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी एकजुटता के 1000 दावे किए जा रहे हैं। जो उस एकजुटता का टेस्ट अब बिहार में होगा। इन तमाम चुनौतियों के बीच लालू प्रसाद यादव दावा कर रहे हैं कि उनके रहते बीजेपी नहीं जीत सकती है। इस बीच जंगल राज का जिक्र भी बाहर निकल गया है। एक और नीतीश बाबू प्रगति यात्रा पर हैं, तो दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव अपने जीजा की पोल खोलने में लगे हैं। लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी सरकार के जमाने में अपहृत लोगों की रिहाई की डील मुख्यमंत्री आवास में होती थी। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि लालू राबड़ी शासन के 15 वर्षों में उनके 2 भाइयों साधु और फिर सुभाष यादव के एक से एक कारनामे हमेशा से चर्चा में रहते थे। तब सुभाष यादव लालू यादव के चहेते हुआ करते थे, और अपहरण दोनों दिनों की पहचान बन गया था। लेकिन वक्त बदल गया है, इसलिए आरजेडी कह रही है कि सुभाष यादव बीजेपी की भाषा बोल रही है। जब कभी लालू के खासम खास रहे सुभाष के से जंगल राज की खास बात सामने आते ही सत्तारूढ़ गठबंधन ने विपक्ष पर तलवार खींच ली, तो लालू प्रसाद यादव भी पुराने तेवर में दिखने लगे। लालू यादव दावा कर रहे हैं कि उनके रहते बीजेपी नहीं जीत सकती है। इस बीच जंगल राज का जिन्न भी बाहर निकल गया है। लालू के दावे के बीच सवाल यह है कि विपक्ष कितना तैयार है। जहां दिल्ली चुनाव में एनडीए गठबंधन बिखरा नजर आ रहा है और फिर जदयू एकजुटता के दावे फूस हो गए हैं। जहाँ हालांकि दिल्ली के नतीजे के बाद एक बार फिर से दावे किए जा रहे हैं और नीतीश कुमार पर भी नज़र टिका ली गई है। दिलचस्प ये है कि बिहार में नीतीश कुमार की बेटे की सियासी एंट्री के कयासों के बीच कांग्रेस ने पोस्टर वार शुरू कर दिया है। वैसे सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक जीत हासिल कर रही बीजेपी को बिहार में मात देने के लिए विपक्ष कितना तैयार है, ये सवाल है। वहीं पर दिल्ली में हार के बाद बिहार में विपक्ष की चुनौती इतनी बड़ी है, ये भी सवाल है। क्या बिहार चुनाव में इंडिया ब्लॉक की एकजुटता दिखेगी, ये भी सवाल है। क्या दिल्ली हार के बाद इंडिया ब्लॉक बिहार में एनडीए को कड़ी टक्कर दे पाएगा, ये भी सवाल है। वहीं पर दिल्ली में जीत के बाद बिहार में बीजेपी जेडीयू को कितनी अहमियत देगी, ये भी सवाल है। और इस सवाल का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं, अगर आपके पास इसका जवाब है तो। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर के फैसला हो गया है। ना परवेश वर्मा, ना बांसुरी, ना मनोज तिवारी। किस धाकड़ के नाम पर मोदी और शाह ने मुहर लगाई है, हम आपको बताएंगे। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा ये अब तक तय नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और फिर अमेरिका दौरे पर थे, इस वजह से सीएम के नाम की घोषणा होने में देरी हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि 16 फरवरी तक यानी कि आज तक बीजेपी नए सीएम के नाम का ऐलान कर दें। बताया जा रहा है कि भाजपा अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा को सीएम नहीं बनाएगी, बल्कि बीजेपी आलाकमान को कोई और व्यक्ति बतौर सीएम पसंद है। जहां रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता भाजपा के नए सीएम बन सकते हैं। जहां अनुभवी विजेंद्र गुप्ता की दिल्ली की राजनीति पर अच्छी पकड़ है, उन्होंने तीसरी बार चुनाव जीता है, तो फिर भाजपा सीएम के रेस में शामिल हो गए हैं। गुप्ता दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मुखर रहे हैं। जब 3 बार नगर निगम पार्षद रह चुके हैं, तो फिर दिल्ली के
मसलों से भी भली भांति परिचित हैं। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की लहर में भाजपा में के सिर्फ 3 विधायक जीते, उसमें विजेंद्र भी शामिल थे। यह दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष रहे और भाजपा में बड़ा वैसे चेहरा है। ऐसे में मोदी शाह उनके ऊपर दांव खेल सकते हैं। जब भाजपा सूत्रों के मुताबिक नए सीएम 19 या फिर 20 फरवरी को शपथ ले सकते हैं। दोस्तों, किशनगंज में एक पुल निर्माण हो रहा है। पुल निर्माण में काफी अनियमितताएं बरतने का आरोप लग रहे हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज जिले के बगलबारी पंचायत के सिंघिया चकंदरा में 1,68,40,000 रुपए की लागत से एक पुल बन रहा है, लेकिन इस पुल में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। खबर के बारे में बात किया जाए तो मामला किशनगंज जिला के सिंघिया का है, जहाँ पर मस्जिदगढ़ से सिंघिया चकंदरा जाने वाली GTNSY सड़क पर राज्य योजना के तहत ये पुल बनाया जा रहा है। जब पंचायत समिति सदस्य रफीक आलम, पूर्व उप मुखिया अब्दुल हक और तनवीर उस्मानी सहित अन्य ग्रामीणों का कहना है कि संवेदक प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं कर रहा है। निर्माण में घटिया बालू, सीमेंट और फिर अन्य निम्न स्तर की सामग्री का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। गंभीर आरोप ये भी है कि जब ग्रामीण इस घटिया निर्माण का सीधे विरोध करते हैं तो फिर संवेदक के मुंशी उन्हें रंगदारी के झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकी देते हैं। जी यह आरोप है। फिर ग्रामीणों ने जिला अधिकारी विशाल राज से इस मामले की जांच और फिर उचित कार्रवाई की मांग की है। जब विभाग के सहायक अभियंता का कहना है कि ये मामला अभी उनके संज्ञान में नहीं है और वे स्थल की जांच के बाद ही कुछ बता पाएंगे।